हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो हम लोगों ने जो यूनिट सेकंड अपनी स्टार्ट करी है और आई होप आप लोगों ने हाइपरटेंशन, एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस और जो मैंने कार्डियक हार्ट फेलियर का वीडियो बनाया है वो आप लोग को पसंद आया होगा। और प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ के जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि देखो हम सोचते हैं कि नहीं पढ़ना है, पर चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। और अगर ढंग से आप मतलब बिना ये सोचे कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, अगर आप कंसेप्चुअल मतलब शांति से पढ़ोगे ना तो आप लोग को समझ आएगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब आप उसको ना मेनली ये है कि आप उसको कैसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपकी यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो रेस्पिरेटरी आप लोगों को तो पता होगा, रेस्पिरेटरी में मेरी क्या चीज़ आती है, हमारा लंग्स आता है। आप लोग को पता है लंग्स का मेनली फंक्शन क्या होता है, गैस एक्सचेंज करना। मतलब जो जितनी भी गैसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, हमारा मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या करता है, मैं इसका एक्सचेंज करता है। ठीक है, एक्सचेंज मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें बॉडी से बाहर जानी होती है और ऑक्सीजन हमें लेना होता है। तो अब देखो लंग्स जो है वो कैसे, क्योंकि इसमें नोज़ और माउथ दो चीज़ें और इन्वॉल्व होती हैं। हमारे पता है रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, सांस लेना। ठीक है, अगर सांस नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो होता क्या है, हमारी जो मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक होती है मतलब आप लोग देखो सुने होंगे कि मान लो आपका ये लंग्स है। ठीक है, कुछ ऐसा मान लो लंग्स होता है। ठीक है, अब लंग्स में क्या होती है, कई चीज़ें होती है, इसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लंग्स में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो सबसे छोटी ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, और या फिर आर्ट्रियोल्स ही बोलते हैं, या फिर ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो ऊपर की होती है मतलब जो ट्यूब होती है जो कि गैस को ले करके जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एयर ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका मेन फंक्शन होता है गैस को एक मतलब ले करके जाना एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग में दो चीज़ें दी हैं, एक तो अस्थमा दिया और एक सीओपीडी दिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगी अस्थमा की। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या देखेंगे, हम अस्थमा देखेंगे। ठीक है, अब देखो जो अस्थमा होता है ये क्या होता है, क्रोनिक डिजीज़ होती है दैट अफेक्ट द एयर वे ऑफ योर लंग। मतलब जो क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब क्रोनिक मतलब क्या होता है आप लोग को पता है। मतलब दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताई थी एक बार और, कि एक होता है एक्यूट, देखिए एक होता है एक्यूट और एक क्या होता है, क्रोनिक। एक्यूट मतलब मान लो कि आप लोगों ने अभी अभी बी फॉर्म में इंटर किया है। ठीक है, आप लोग को हुए 1 साल हो गया, तो आप क्या है, एक्यूट है। ठीक है, मतलब अगर कोई डिजीज़ जो कि क्या हो, न्यू हो, वो क्या हो जाएगी, एक्यूट होती है। और अगर वही कोई डिजीज़ अगर क्या है वो ओल्ड होती है, ठीक है, धीरे धीरे मतलब मान लो है डिजीज़ और वो धीरे धीरे क्या हो गई है, बढ़ रही है और बहुत पुरानी हो गई है, तो वो क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ होती है। ठीक है, तो आपको समझ आया एक्यूट और क्रोनिक में मेन डिफरेंस। तो ये होता है एक्यूट और क्रोनिक में मेन डिफरेंस। तो लेकिन जो हमारी अस्थमा होती है कैसी डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक क्यों है, क्योंकि देखो एक बार में किसी को अस्थमा नहीं हो सकता, पहले कुछ होगा फिर कुछ होता है फिर कुछ होता है, तो धीरे धीरे अस्थमा होता है। तो ये क्या होता है, जो होती है क्रोनिक डिजीज़ होती है जो कि एयर वे ऑफ योर ट्यूब ऑफ योर लंग्स में जो एयर वे होता है, एयर मतलब हवा, वे मतलब रास्ता, यानी एक हवा मतलब गैस पास होने का जो पास होता है, रास्ता होता है, वो क्या होता है, वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अस्थमा होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि एयर वे जो होती है आर द ब्रीथिंग ट्यूब कैरिंग एयर। अब एयर वे क्या होती है, ये एक ब्रीथिंग ट्यूब होती है, मतलब ट्यूब मतलब नली जैसी स्ट्रक्चर होता है जो कि कैरी करता है एयर इन और आउट ऑफ योर लंग, मतलब कितनी एयर आपके लंग्स में आ रही है और कितनी एयर आपके लंग्स से जा रही है। ठीक है, तो एक बार देखो समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखो बता क्या रही हूँ। मान लो ये एयर ट्यूब है, ठीक है, धीरे तो छोटी छोटी, ये तो थोड़ी बड़ी है, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। तो ये मेनली क्या करती हैं, कितनी हमारी ऑक्सीजन जा आ रही हैं और कितनी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है बॉडी से। ठीक है, इसका ध्यान रखती है। लेकिन अगर ये ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगी, हमें अस्थमा होता है। तो अब देखो अस्थमा ये इतना समझ आया कि आर द ब्रीथिंग ट्यूब दैट कैरी एयर इन द एंड आउट इन द लंग्स। एयर इन मतलब एयर अंदर और आउट ऑफ मतलब एयर बाहर और योर लंग्स। अस्थमा कॉज स्वेलन ऑफ एयर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। अस्थमा जो होती है वो क्या करती है, मतलब कॉज करती थी, ये जो एयर वे है इसको स्वेल कर देती है, यानी सूजन आ जाती है जब अस्थमा होती है। और किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। अब इन्फ्लामेशन कैसे होगा, देखो इन्फ्लामेशन का कई कारण हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब मैंने बताया था ना,
प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। मान लो तुम्हारे आप लोग के मान लो कि नाक में धूल गई, बहुत लोगों को धूल से एलर्जी होती है, धूल गई, अब एलर्जी है धूल से, तो वो कैसे ऐसे पता चलेगा कि धूल से? वो जाएगा वहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिएक्शन करता है अंदर से, मतलब नाक में गया, फिर आपके लंग्स में गया, वहाँ पे जैसे कोरोना था, ठीक है, ये क्या था? एक वायरस था। वायरस कहाँ मेनली ये वाला इफेक्ट कर रहा था? लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था। क्यों इफेक्ट कर रहा था? क्योंकि वो उस मतलब मेनली लंग्स में जाकर के चिपक जा रहा था आपके, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे क्या होता है? इन्फ्लामेशन, और तो सांस लेने में प्रॉब्लम थी जो कि आपके कोरोना का मेन रीज़न था। तो उसी तरह अस्थमा में भी होता है, बस अस्थमा का कारण बहुत सारे हो सकता है। तो इसमें मेनली क्या होता है? स्वेलन ऑफ एयर वे, जो आपका एयर वे होता है वो फूल जाता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। स्वेलिंग कॉज द एयर वे टू मेक थिक स्टिकी सिक्रेशन कॉल्ड द म्यूकस। यानी जो स्वेलिंग हो रही है वो क्या करती है? एयर वे को थिक बनाती है। थिक मतलब थिन होता है और थिक, ठीक है। थिन मतलब मुलायम और थिक मतलब कठोर। जो आपका एयर वे होता है वो कठोर हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, स्टिकी, बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। और क्योंकि क्यों चिपचिपा होता है? क्योंकि उससे म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। म्यूकस मतलब आपका एक हिसाब से आप बोल सकते हो स्पुटम, थूक, ठीक है, थूक। लेकिन थूक नहीं, इसको बोलेंगे यहाँ पे एक, जैसे आप लोग को देखते होगे कि जिसको अस्थमा है उसको बहुत ज़्यादा खराश आती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कफ सिक्रेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अस्थमा ऑल्सो मेक द कॉन्ट्रेक्शन मसल्स ऑफ एयर। अस्थमा जो होता है साथ में क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है मसल ऑफ एयर वे, यानी जो एयर वे वही जो जहाँ से आप लोग की गैस एक्सचेंज हो रही है, आ रही जा रही है, कम इन आउट हो रही है, वो क्या करती है? उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट में दो बार, कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ, हाइपरटेंशन में भी बताई थी, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपकी एयर वे है, ठीक है, नॉर्मल, लेकिन अब क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही है, मतलब किसी भी वजह से वो आपस में क्या हो जा रही है? बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो, इसकी स्पेस कम होगी, इसमें स्पेस ज़्यादा है तो नॉर्मल होगा, इसमें स्पेस कम है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमें मेनली क्या हो रहा है? एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से भी अस्थमा देखने को मिलता है। स्वेलिंग, म्यूकस, टाइट मसल्स कैन मेक योर एयरवे नैरो एंड प्रोड्यूस डिफिकल्टी टू ब्रीथ। तो वही कह रहा है कि स्वेलिंग मतलब जो सांस लेते हैं, सॉरी, जो स्वेलिंग हो जाती है, फूलना, म्यूकस मतलब वो जो थूक बहुत ज़्यादा बन रहा है वो, और जो मसल्स है आपकी एयरवे के साइड में, जितनी भी एयरवे है उसके साइड में जितनी मसल्स हैं वो क्या हो जा रही है? बहुत टाइट हो जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो एयर मतलब मैं कह तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? नैरो कर दे रहा है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा अच्छे से ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो प्रोड्यूस अ डिफिकल्टी टू ब्रीथ। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो आगे हम देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, एंड कॉजेज यानी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो चलो सिम्टम्स में आप लोग क्या देख सकते हो? अच्छा, आप लोग के आसपास कभी आप लोगों ने देखा है कि किसी को अस्थमा वगैरह हुआ है ना? तो मेनली उसको सांस लेने में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है मसल्स, ठीक है। तो पहले तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरा वीजिंग। वीजिंग मतलब क्या होता है कि उसको घरघराहट सी रहेगी, जैसे गले में कुछ फंसा है, होता नहीं, बहुत अजीब सा लगता है, तो उसको कहते हैं वीजिंग, ठीक है। तो घरघराहट सी रहेगी। कफ, कफ का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि म्यूकस बन रहा है ना, म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो कफ बहुत ज़्यादा बनेगा। और दूसरा है चेस्ट टाइटनेस, मतलब उसका जो अब जब सांस नहीं ले पाएगा तो जैसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ रखा हुआ है उसके सीने पे, ठीक है, तो उसको कहते हैं चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं? सिम्टम्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं कॉज और ईटियोलॉजी की। देखो, तो कॉज में तो बहुत कुछ आ सकते हैं, कि किसी को धूल से प्रॉब्लम है, किसी को परफ्यूम से प्रॉब्लम है, किसी को कोई कीड़े से प्रॉब्लम है, किसी को सिगरेट की स्मेल से प्रॉब्लम है, किसी से प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो एलर्जीज़ की बात करेगा तो पॉलन फ्रॉम वीट। वीट मतलब क्या होता है? जो खरपतवार होती है, मतलब आप लोग जब देखे होंगे, जो किसान मतलब लोग होते हैं, जब वो सब कुछ मतलब गेहूँ वगैरह जब करते हैं तो उसमें वीड्स कुछ रह जाते हैं, तो उसके जो पॉलेंस होते हैं, मतलब उसको साफ़ करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो, या फिर उसके वो भी मतलब केमिकल जो साफ़ करने के लिए करते हैं वो भी, और जो पॉलन होते हैं, पॉलन मतलब जो उसके ऊपर छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो उड़ती हैं, होता नहीं है जो पॉलन, आप लोग सुने होंगे, पॉलन ग्रेन, वही पॉलन फ्रॉम सीड्स, पॉलन फ्रॉम ट्रीज, कॉकरोच ड्रॉपिंग। कॉकरोच ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है? मतलब जो कॉकरोच को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर इट मे कॉज अ स्नीजिंग, वीजिंग, रनी नोज। रनी नोज मतलब क्या होता है कि नाक से मतलब होता नहीं है, वो कुछ भी हो जाता है, कुछ लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब एलर्जी इसी को कहते हैं। अगर आप लोग कभी बात करो तो मेरी, अच्छा एक चीज़ मैंने इसमें नहीं लिखी है, मैं यहाँ पे आप लोग को भी मुझे याद आ रहा है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो ना तो उसमें आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। आप लोग की कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो एक होती है IgE, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ना कि कभी कौन सी आपके इन्वॉल्व होती है एंटीबॉडी, तो आप लोग याद रखिएगा जो एलर्जी के लिए होती है उसकी IgE, ठीक है। बाकी आपकी कई टाइप की होती है, जैसे कि IgG होती है, IgM होती है, ठीक है, और इस तरह से तो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो मेनली IgE एंटीबॉडी जो होती है ये इन्वॉल्व होती है आपके अस्थमा के या फिर किसी भी एलर्जी के लिए, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं
इसके अदर कॉजेज़ में। तो आप लोग को वाला मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। मान लो अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, जैसे वायरस, अभी आप लोगों ने कोरोना देखा था, बहुत अच्छा एग्जांपल, ठीक है। तो इन्फेक्शन इज मेनली कॉज बाय वायरस। पर्सन हु हैज़ एलर्जी मे कॉज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड वीजिंग। अगर किसी पर्सन को कोई एलर्जी है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टनेस, मतलब उसकी सांस बहुत कम हो जाती है और वीजिंग होने लगती है। अदर कॉज की बात तो मैंने बता दिया है, जैसे मोल्ड एंड डस्ट, ठीक है। केमिकल लाइक गार्डन स्प्रे, आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग गार्डन स्प्रे से भी प्रॉब्लम होती है, परफ्यूम की स्मेल से, कार की, बस की या ट्रक की फ्यूम से, ठीक है, फ्यूम मतलब धुआं, फ्यूम से। टोबैको स्मोक, जैसे सिगरेट वगैरह बहुत लोग को स्मेल बहुत बेकार लगती है। स्ट्रेस और एक्सरसाइज। मेडिकेशन लाइक, मेडिकेशन मतलब दवा, ठीक है, कौन कौन सी दवा जो होती है वो कॉज करती है अस्थमा को, जैसे कि एस्प्रिन। एस्प्रिन जो होती है, मैं आप लोग को मैकेनिज्म बहुत अच्छे से अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका कोलॉजी का पार्ट है, मतलब फार्माकोलॉजी का, पर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जो एस्प्रिन होती है, जिससे आप कभी कभी आप लोग डिस्प्रिन वगैरह भी बोलते हैं, क्या करता है ना, ये भी मतलब कॉज करता है, क्योंकि क्या होता है, देखो जो एस्प्रिन होता है ये क्या होता है, मेनली COX-1 एंड COX-2 ब्लॉकर होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो COX-1 होता है ना, ये हमारे बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है। COX-2 जो होता है ये जब कोई इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो प्रेजेंट होता है। ये एक एंजाइम है, साइक्लोऑक्सीजिनेज और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, ये क्या होता है, एंजाइम होता है। अब एस्प्रिन क्या करती है ना, इस एंजाइम को ब्लॉक करती है। अब जब ये एंजाइम ब्लॉक होता है, क्योंकि जो COX-1 होता है ना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये अस्थमा को कम करता है। कैसे? क्योंकि ये डायलेट करता है ब्रोंकाई को। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो हमारा, क्योंकि हमारे क्या है, COX-1 और COX-2 दोनों की इनहिबिटर होती है एस्प्रिन, जिसे नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये COX-1 जो होता है ना, उसमें क्या करती है, अस्थमा को मतलब COX-1 का मेन फंक्शन होता है अस्थमा को कम करना, लेकिन और डायलेट करना ब्रोंक्यूल्स को। लेकिन अब ये COX-1 जो है वो ब्लॉक हो गया है, यानी ये एक रिसेप्टर है, मान लो एंजाइम है, जो कि ब्लॉक हो गया एस्प्रिन की वजह से। अब क्या करेगा, ये मेनली अस्थमा कॉज करेगा, ठीक है। तो ये होती है एस्प्रिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैं शॉर्ट में एक बार बता दी हूँ। बाकी देखो बीटा ब्लॉकर होती है, मैंने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में बताया था। देखो अल्फा बीटा दो तरह के क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्फा रिसेप्टर और एक होता है बीटा रिसेप्टर। जो अल्फा रिसेप्टर होता है, इसका मेनली काम क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करना, अगर मैं किसी बात करूँ आपके ब्रोंकियाई की। और जो बीटा होता है, इसका मेनली काम होता है डायलेशन करना, ठीक है। मेनली काम होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, अल्फा रिसेप्टर का कॉन्स्ट्रिक्शन करना, और इसका होता है डायलेशन करना। तो हमें क्या चाहिए, अस्थमा में क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीटा अच्छी है अस्थमा के लिए लेकिन अल्फा ख़राब है। लेकिन मान लो कोई इंसान यूज़ कर रहा है बीटा ब्लॉकर, ब्लॉकर मतलब जैसे कि हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर दी जाती है ना, लेकिन अगर वो बीटा ब्लॉकर यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो बीटा, अब दो बीटा ब्लॉकर यानी डायलेशन का उल्टा, समझ रहे हो आप लोग, बात समझने की कोशिश करो। देखो अल्फा है, बीटा है, अल्फा कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बीटा डायलेशन, लेकिन वो इंसान बीटा ब्लॉकर ले रहा है हाइपरटेंशन वगैरह या फिर किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए। अब बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन के लिए तो अच्छी है, लेकिन अस्थमा में क्या कर देगी, वो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देगी, समझ रहे हो, ब्रोंकाई जो है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देगी, और फिर ये क्या कर देगा, आपका अस्थमा बना देगा। आया समझ में, अस्थमा कॉज करेगा। तो अस्थमा मतलब क्या है, आपकी ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही है। अब देखो बीटा ब्लॉकर हमारा उसका काम क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन ही करना, तो अस्थमा बीटा ब्लॉकर कॉज करेगा, इसलिए हमारे कॉज में मेडिकेशन होगी। एंटीकोलिनर्जिक यानी वो भी जो होती है हमारी क्या करती है, बीटा ब्लॉक, ये अस्थमा कॉज करती है। और जो सल्फाइड अगर प्रेजेंट होता है आपके फूड में, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भी वाइन में या फिर बियर में, वो भी कॉज करता है क्या, अस्थमा, ठीक है। अब इतना समझ आ गया ना। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। देखो पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, हमेशा से बोल रही हूँ कि बस देखो चीज़ें एरो वाइज लिखनी रहती हैं और बहुत ईजी होती है। देखो क्या होता है, सबसे पहले मान लो ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर मतलब आपका वायरस हो गया, आपका फ्यूम हो गया, आपका गार्डन स्प्रे हो गया, टोबैको स्मोक हो गया, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, कुछ भी चीज़ें की वजह से अगर आपकी एयरवे स्वेल हो गई, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, ठीक है, रेड मतलब स्वेलिंग मेनली हो गई वहाँ पे, किसी भी वजह से कोई वायरस आ गया, कुछ भी जो मैंने एटियोलॉजी में बताया है फैक्टर, अगर वो कुछ भी आया तो क्या होगा, आपका एयरवे स्वेल हो जाएगा। अब एयरवे स्वेल होगा तो तीन चीज़ें होंगी। पहला तो आपका हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होगा, यानी आपका बहुत ज़्यादा कफ बनने लगेगा। आपके जो एयरवे मसल हैं, जो एयरवे के साइड की मसल है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और जो ब्रोंकाई है वो भी फूल जाएगी, ठीक है, मतलब ढंग से काम नहीं कर रही है। तो अभी तो यहाँ पे एयरवे स्वेलिंग हुई, अब यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई भी हो गई। क्या क्या हुआ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एयरवे मसल कॉन्स्ट्रिक्शन, स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई। अब ये तीन की वजह से क्या हो रहा है, नैरो ब्रीथिंग ऑफ पासेज, मतलब जो आपका पास मतलब गैस पास होने की, मतलब आपका जो
गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मान लो, उसके जो पास होने की जगह है वो बहुत सिकुड़ गई, मतलब वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो अच्छे से पाइप में कुछ फंस गया मान लो, तो वो जा पाएगा कुछ चीज़ अच्छे से वहाँ से, नहीं ना। तो उसी तरह, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई, तो स्वेलिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगी ब्रीथिंग पासेज। अब इसकी वजह से वीजिंग होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। और इसी को क्या कहते हैं फिर, अस्थमा। ये सब मेन कॉज किसके होते हैं, सिम्टम्स होते हैं किसके, अस्थमा के। समझ आया? तो ये आपको लिख करके आना है किसमें, अस्थमा में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम मेनली क्या, नेक्स्ट हमारा क्या बचा, हाँ मेडिकेशन में कि आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आप लोगों को कुछ ड्रग्स बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस ड्रग्स में मैं क्या बता रही हूँ। तो लेट्स सी, तो देखो ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें हैं, तो ट्रीटमेंट में मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हैं। पहला हमारा क्या है, शॉर्टनेस ऑफ, मतलब जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंको डायलेटर, याद रखना क्या, ब्रोंको डायलेटर। अब डायलेटर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ब्रोंकिया हमारी क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। अब हमें ब्रोंकिया को कॉन्स्ट्रिक्ट थोड़ी ना रखना है, हमें उसको डायलेट करना है जैसे भी। तो डायलेट कैसे होगी, कोई दवा यूज़ करके। तो आप लोग को मैं बताऊँ 2 ड्रग हैं, जैसे कि ये भी क्या होती है, एल्ब्यूटालॉल और लेवीब्यूटालॉल, ठीक है, एल्ब्यूटालॉल और लेवीब्यूटालॉल। तो अब जो एल्ब्यूटालॉल और लेवी, ये क्या होती है, बीटा क्लास की ड्रग होती है, जो कि डायलेट करती हैं, ठीक है। तो बीटा एगोनिस्ट होंगी ये, बीटालॉल, प्रोप्रानॉल, ठीक है। बीटा क्या होती है, बीटा एगोनिस्ट होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम कर रही है। तो मेनली ये क्या करती है, रिलैक्स कर देती है मसल्स ऑफ एयरवे को, मतलब एयरवे के जो चारों की तरफ जितने भी कॉन्स्ट्रिक्ट हुई मसल्स हैं उनको क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। तो बहुत अच्छी ड्रग होती है। दूसरी हमारी होती है लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन, जैसे कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे बैक्लोमेथासोन, ठीक है। आप लोग को नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर और सॉरी बीटा एगोनिस्ट और ब्रोंकोडायलेटर, ऐसे याद रख लेना। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली ये क्या करती हैं, इसको स्टेरॉइड मतलब क्या होता है कि आपकी वो ड्रग जो स्वेलिंग हुई है, देखो ये क्या कर रही है, जो टाइट हो गई है मसल्स यानी कॉन्स्ट्रिक्ट मसल्स थी उसको रिलैक्स कर रही है। तो पहला तो ये आराम मिल गया। दूसरा हमारा स्वेलिंग हुई थी तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या तो दे दिए। एक होती है थियोफाइलिन, ये भी क्या करती है, थियोफाइलिन आप लोग को पता होगा, ये निकोटीन क्लास की वैसे तो ड्रग होती है थियोफाइलिन, ये आपके चाय निकोटीन इन सब में प्रेजेंट होती है। तो मेनली क्या करती है, ये भी डायलेट करती है, ठीक है, मतलब गले वगैरह में खराश को दूर करती है, डायलेट करती है। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ठीक है। जैसे जब आपका इन्फ्लामेशन होता है तो ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स मेनली क्या होता है, ये केमिकल मान लो होते हैं एक हिसाब से, ठीक है, जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मेनली इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। अब क्योंकि इन्फ्लामेशन को हमें कम करना है तो हमें ल्यूकोट्राइन्स को क्या करना रहेगा, इनहिबिट करना रहेगा, यानी किसी भी तरह हमें ल्यूकोट्राइन्स का ब्लॉकर देना है। अब वो ब्लॉकर कैसे देंगे, देखो ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट या फिर ब्लॉकर, जैसे कि एग्जांपल है इसमें मोंटेल्यूकास और जेफ्री लूकास। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि देखा है कि नहीं, देखो मैं स्क्रीन पे शो कर दे रही हूँ। मतलब ये जो होता है ना, मेनली आप लोग की एक पंप आता है, अस्थमा वालों को आप लोग को देखा होगा। अस्थमा मतलब क्या, जो चल रहा है बहुत सांस फूलने लगी उसकी, ऐसा होता है ना, अस्थमा है क्या, तुम्हें ऐसा बोल देते हैं। तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, किसी भी वजह से उसकी सांस एलर्जी की वजह से फूल रही, तो मेनली क्या होता है, स्प्रे होते हैं उनके पास। जैसे मान लो वो धुएँ में चलेगा, ठीक है, और उनकी सांस फूल रही है तो उसके पास तुरंत ऑक्सीजन का स्प्रे होता है, वो धुएँ पे से स्प्रे करता है, जिसकी वजह से देखो आप लोग को दिखा दूँगी मैं स्क्रीन पर, पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, वो स्प्रे करता है। तो वो पंप कहते हैं, अस्थमा स्प्रे पंप, ठीक है। उसमें क्या होती है, ड्रग भरी जाती है, गैस मतलब मेनली उस फॉर्म में, और वो क्या करता है, वो ऐसे जब पंप करते हैं तो वो अंदर की ओर चली जाती है, और उसकी जो ब्रोंको मतलब उसकी जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई मसल है, स्वेलिंग मसल्स है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल वहाँ से हाँ मतलब गैस एक्सचेंज होने लगती है। तो 2 ड्रग आप लोगों ने सुना होगा कि मोंटेल्यूकास, जेफ्री लूकास, ये बहुत फेमस ड्रग है जो कि ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट होती है, यानी इन्फ्लामेशन को कम करती है और यूज़ की जाती है फॉर द अस्थमा पेशेंट। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के लिए मतलब कर रही हूँ कि किसी तरह चीज़ें हो जाएँ बहुत अच्छे से। और कोई भी डाउट हो, मेरा मेन एम है कि आप लोग को कंसेप्ट वाली चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बहुत, क्योंकि मुझे पता है यार बी फार्म में हो तुम्हें बहुत टेंशन हो रही होगी कि कैसे क्या है, क्या दे दिया, ब्रोंको डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्या क्या है ये सब ना, लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं जितना ईजी बता सकती हूँ उतने ईजी से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो हो सके तो शेयर करिए, और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।